हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग 20 से 25 मिनट में बिहार बोर्ड में जितना भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर है क्या, आप देख रहे हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी दिया गया है, ठीक है। बी की प्रोबेबिलिटी दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दिया गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी नॉट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट व्हेन ए नॉट निकालना है। आप आराम से समझे। हम सबसे पहले ये फॉर्मूला समझा दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी का फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस दोनों की इंटरसेक्शन, और बट्टा में ये जो बी है ना इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऊपर में, नीचे में बी की प्रोबेबिलिटी। उसी प्रकार अगर हम ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिए, यहाँ पर हम क्या लिखे, यहाँ पे अब ये ए नॉट और बी नॉट का यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी ए नॉट बी नॉट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, या बी है तो बी की प्रोबेबिलिटी। ये भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आप ये भी जानते हैं यहाँ पे कि जैसे ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है, ऊपर से इस नॉट को अगर हम कॉमन ले लेंगे ना, तो डे मॉर्गन्स रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन है यूनियन में बदल जाएगा। अर्थात ये जो नॉट अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे नॉट जो हम कॉमन ले लिए तो ये इंटरसेक्शन था, यूनियन में बदल गया। और इसके बाद आप देखिए हम क्या किए, इसके बाद यहाँ पे आप ये जानते हैं कि ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे इसे अगर ए मान लेंगे तो ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब ये इसके बाद ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे क्या करेंगे, और ये तो सेम टू सेम इसी हम लिख लिए। जो ऊपर में डाटा दिया गया है आप देख रहे हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी, बी का इंटरसेक्शन, ये सब का प्रोबेबिलिटी जो डाटा है हम इस क्वेश्चन में रख दें। देखिए ए की प्रोबेबिलिटी रख दिए, बी की, और ए यूनियन, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम रख दिए, ए का 3/8 है, बी का 1/2 है, और ए इंटरसेक्शन बी का 1/4 है। ये डाटा हम यहाँ पे रख दिए। और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, वन माइनस 1/2, यानी सबका डाटा जो है ना, हम जितना भी डाटा सब देख रहे हैं, ये इसका डाटा हम यहाँ पे रख दिए। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर जो है ना, कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, 3/4 आएगा। क्वेश्चन बैंक से ये गलत किया हुआ है। इसी तरह से आप इसका दूसरा क्वेश्चन को भी सोच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखें, यहाँ पे ये खुद से सोच सकते हैं, ए बी नॉट व्हेन ए नॉट, पहले बी नॉट ए नॉट, इस दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे बटा में है तो ए नॉट की प्रोबेबिलिटी। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे ये जो नॉट कॉमन लेंगे ना तो ये इंटरसेक्शन किसमें बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस क्या करेंगे, ये जैसे यहाँ पे जानते हैं हम कि ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, इस नहीं को खत्म करना है तो वन में से होने की प्रोबेबिलिटी घटाना पड़ेगा। ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबका मान जो है ए की प्रोबेबिलिटी बी का और ए इंटरसेक्शन बी का, और यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी, सबका वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देंगे और ये रख दिए यहाँ पे। अब अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपसे ये आंसर भी आ जाएगा, जो आंसर कितना आप देख सकते हैं, 3/5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इसे यहाँ पर है क्या, पहले ये डाटा समझ ले कि 2 इंटू पी ए, यानी पी ए को 2 से गुना किया गया, ये ध्यान देना, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो 2 PA बराबर पी बी बराबर 5/13 दिया गया है। हम इस डाटा को, यानी ये जो सेम टू सेम है, इसे हम क्या किए, यहाँ पे लिख लिए। अब अलग अलग करते हैं, यानी कि 2 PA बराबर 5/13 कर लिया अलग, पीबी बराबर 5/13। ये जो 2 है कहाँ चला जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, तो 5/26 हो जाएगा। तो ए का प्रोबेबिलिटी आप निकाल लिए, यहाँ बी का प्रोबेबिलिटी तो निकल चुका है, तो ए का और बी का। अब हमें उसके बाद क्वेश्चन में कहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। तो हम इससे हेल्प लेंगे, यानी जो दिया गया, ये भी डाटा दिया गया है, ए व्हेन बी का 2/5 दिया गया है। तो देखें यहाँ पे जो दिया गया है, ये भी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी 2/5 दिया गया है। तो ए व्हेन बी का फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं, सिखा चुके हैं फॉर्मूला, कई बार हम बोल रहे हैं अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन, और बी है बटा में, तो बी का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बटा में बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। इस बी का प्रोबेबिलिटी कितना दिया, 5 क्या था, 13 था। और तो यहाँ पर हम बी का प्रोबेबिलिटी लिख दिए, क्योंकि ऊपर वाला तो निकालना है, 5/13 से 2/5 को कोना कोनी गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो देखिए क्या बचेगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 5 5 कट जाएगा, 2/13 हो जाएगा। अब आपको निकालना यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का प्रोबेबिलिटी 5/26 निकाले थे, बी का 5/13 निकाले थे, इसका कितना निकला है, 2/13 निकला, ये हम यहाँ पे रख दिए। अब दोनों का कैलकुलेशन आप करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद 11/26 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, पहले हम लोग ये आसान क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया पहले ये देख लेते हैं। 19 में क्या यहाँ पर है कि ए की प्रोबेबिलिटी दिया गया है, बी का प्रोबेबिलिटी भी दिया गया है, और ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, ए व्हेन बी की प्रोबेबिलिटी और बी व्हेन ए। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इसको निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, अर्थात ये जो दिया गया नहीं, क्या दिया गया यहाँ पर देखें, ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/5। तो हम पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं यूनियन वाला, ये जो दिया गया ये वाला फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लिख दिए। इसका मान कितना दिया गया था, ए यूनियन बी का 3/4, तो 3/4, ए का 2/5 और बी का 3/5, और ये हमें निकालना है। क्लियर। अब क्या करें, आप इसको जो बराबर के बाद लाएंगे तो प्लस बन के आएगा, 2/5 3/5 और 3/4 बगल में जाएगा तो माइनस बन के जाएगा। इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन कर लेने के बाद ये क्या आएगा, तो देखिए 12 8 ये हो जाएगा 20, और 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा ये 20, 5/20। और इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 1/4 आएगा। अब हमें 1/4 आएगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। ये हम लोग क्या निकाला 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें। क्लियर। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सॉरी ए व्हेन बी निकालना है। तो ए व्हेन बी का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ए और बी का ऊपर में इंटरसेक्शन और बटा में बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी बटा में बी का प्रोबेबिलिटी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाले हैं भैया, 1/4 निकालें, तो 1/4 लिख देंगे यहाँ पे। अब बी का प्रोबेबिलिटी ऊपर में क्या दिया गया है, तो बी का प्रोबेबिलिटी देखेंगे आप 3/5 दिया गया है, तो 3/5 क्वेश्चन में देखेंगे आप। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/12। उसी तरह से बी व्हेन ए निकालेंगे, तो बी और ए का इंटरसेक्शन सीधा करके आप लिखे ए इंटरसेक्शन बी, और बटा में ए है तो ए का प्रोबेबिलिटी। ये कितना निकाले हम लोग 1/4 निकाले, और ए का प्रोबेबिलिटी देखेंगे आप क्वेश्चन में 2/5 दिया है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5/8 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट है, और ये जब भी कुछ पूछा गया है तो लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पर दो आदमी है, एक है ए। ए जो है किसी बात पे 75% ट्रू बोल रहा है, मतलब जब भी वो कोई बात का डिस्कस करता है, किसी बात पे वो डिस्कस करता है, जो 75% वो सही बोलता है। और दूसरा जो है ना बी, ये बी जो है 80% सही बोलता है। ठीक है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, झगड़ा, विरोध, विरोधाभास होता है, इच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि देखिए ए जो है किसी भी बात पे 75% ट्रू बोलता है, बी किसी भी बात पे 80% सही बोलता है। तो कह रहा है उस दोनों में कंट्राडिक्ट होने का, यानी दोनों में विरोधाभास होने का, दोनों में झगड़ा होने का क्या चांस है, इसी का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। बस ये देखना है यहाँ पे कि कंट्राडिक्ट, हमें क्या निकालना है, कंट्राडिक्ट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, दोनों में झगड़ा होने का चांस निकालना है। तो ए का मतलब सिंपल सा लैंग्वेज ए लिख दे, या ई एफ एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, हम ए लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ए का मतलब है कि ए स्पीक ट्रूथ, यानी ए कितना सही बोलता है। बी का मतलब बी स्पीक ट्रूथ, बी कितना सही बोलता है। ए कितना देकर देख लें यहाँ पे, ए है 75% और बी कितना 80% है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए कितना सही बोलता है, 75% है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टा 100। कैलकुलेशन करेंगे 25 के 75, 25 का 100। तो ए कितना बोलता है, 3/4 सही बोलता है। और कितना झूठ बोलेगा वो, अगर ए का प्रोबेबिलिटी अगर 3/4 है, तो ए के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस होने का प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट एक बार फिर से समझे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए का होने का प्रोबेबिलिटी तो 3/4 है, तो ए का नहीं होने का तो 1 माइनस होने का, यानी 1 माइनस 3/4 निकाल लेंगे, ये 1/4 आ जाएगा। तो बी जो है कितना परसेंट सही बोलता है, 80%। परसेंटेज का मतलब बट्टा 100, कैंसिल करेंगे तो 20 को 80, 20 100। तो ये बी के होने का प्रोबेबिलिटी है, तो बी के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस होने का, यानी 1 माइनस 4/5 घटा देंगे, 1/5 आ जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लिख लिए। अब क्या हो जाएगा, दो आदमी झगड़ा कब होगा, दो आदमी झगड़ा तब होगा जब पहला सही बोलेगा और हिंदी वाला और बोल रहे और दूसरा गलत बोलेगा, झूठ बोलेगा, तो ही झगड़ा होगा। अगर आप ये जानते हैं कि दो दो आदमी अगर सही बोलेगा
पहला भी सही बोल रहा है, दूसरा भी सही बोल रहा है, झगड़ा नहीं होगा। या दोनों आदमी गलत बोलेगा, दोनों झूठ बोलेगा, फिर भी झगड़ा नहीं होगा, लेकिन एक आदमी सही बोलेगा और दूसरा गलत बोलेगा तो झगड़ा हो जाएगा। तो ए पहला चांस है कि ए सही बोल रहा है और बी गलत बोल रहा हो तो झगड़ा हो जाएगा। दूसरा में है कि ए गलत बोल रहा है और दूसरा सही बोल रहा है, फिर भी झगड़ा हो सकता है, या दोनों में विरोध हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी हम एंड दे देते हैं। यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। एंड को हटा करके हम इंटरसेक्शन कर दिए। अब देखिए, ये दोनों घटना है ए और बी एक दूसरे से स्वतंत्र है। एक दूसरे से स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? एंड ये जो है, कल फिर से समझ लेके भाई, यहाँ पे एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन दे दिए। ये ए और बी जो है ना एक दूसरे से स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट, अर्थात ये इंटरसेक्शन साइन को गुना में बदल देंगे, तो पी ए गुने पी बी नॉट, पी ए नॉट गुने पी बी। आप ऐसे याद रखेंगे क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन सही है। तो पी ए का मान क्या देख लें, पी ए का मान यहाँ पे 3/4, तो यहाँ 3/4 रख दिए। पीबी नॉट का मान, तो पीबी नॉट का मान 1/5 है, तो यहाँ 1/5 रख दिए। उसका पी ए नॉट, तो पी ए नॉट का देखिए यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 रख दिए। उसके बाद पीबी, तो पीबी का यहाँ पे 4/5, तो 4/5 कैलकुलेशन करेंगे तो 3/20 हो जाएगा। और 4 कैंसिल नहीं करें, 4/20 हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/20 हो जाएगा। और परसेंटेज में बदल रहा है, तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज बदल जाएगा वो, तो इसका आंसर हो जाएगा 35% आएगा। देखो स्टूडेंट, 2016 का क्वेश्चन है ये। इसमें है क्या कि व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11, 7 और 11 आने की चांस बोल रहा है, प्रायिकता बोल रहा है। दो डाइस है, दो डाइस का मतलब क्या होता है कि पहला डाइस में क्या क्या आ सकता है? तो 1 2 3 4 5 6। दूसरा डाइस में क्या आ सकता है? दूसरा डाइस में भी वही आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। दो डाइस है, सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं, सैंपल स्पेस की संख्या। तो पहला में 6, तो 6 गुने दूसरा में 6, 6 गुने 6 36 हो जाएगा। यहाँ पे ए का मतलब हम क्या क्या मान लेते हैं, मान लीजिए ए का मतलब है गेटिंग 7, 7 प्राप्त करता है। तो 7 कैसे आएगा? यहाँ पे जोड़ करके प्राप्त करना है, यानी पहला में अगर हम एक ले लेंगे, यहाँ पे जैसे एक ले लिए, तो दूसरा में से कौन सी संख्या लेंगे कि एक के साथ अगर उसको जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर एक ले लिए, ये पहला से एक ले लिया, यहाँ से ये वाला, तो दूसरा में से कौन सी संख्या ले कि एक में उसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि गेटिंग 7, 7 प्राप्त करना है हमको। तो पहला में अगर एक ले लेंगे तो दूसरा में 6 लेना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर दूसरा में हम 2 ले लेंगे, पहला में अगर 2 ले लेंगे तो दूसरा में 5 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 ले लेंगे पहला में, तो इसमें 4 लेना पड़ेगा, तब 7 आएगा। इसमें अगर हम 4 ले लेंगे तो इसमें 3 लेना पड़ेगा, इसमें 5 ले लेंगे तो 2 लेना पड़ेगा, इसमें 6 ले लेंगे, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। स्टूडेंट, उम्मीद है कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे हमें क्या प्राप्त करना है, 7। तो एक आप इसका एलिमेंट ले लें, एक इसका एलिमेंट। एक को किसके साथ जोड़ेंगे? 7 होगा तो 6 के साथ, तो 1 6। 2 को किसके साथ जोड़ेंगे कि 7 होगा? तो 5 के साथ। 3 को किसके साथ जोड़ेंगे? 7 होगा। इस तरह से आप कर लेंगे, इस हो गया यहाँ पे। एक की प्रोडक्टिविटी, तो एक की संख्या, एक गिन लीजिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बटा टोटल, टोटल कितना है? 36। उस तरह से गेटिंग 11, 11 प्राप्त करना है। अब सोचिए 11 कैसे आएगा? तो इसमें किसको किसको जोड़ेंगे? आप जानते हैं कि एक को किसी के साथ भी जोड़ेंगे 11 नहीं आएगा, 2 3 4 को किसी के साथ जोड़ेंगे 11 नहीं आएगा, लेकिन 5 को 6 के साथ और 6 को 5 के साथ, तो 11 आ जाएगा। तो गेटिंग 11, बी का मतलब 11 प्राप्त करना है। तो 5 को 6 के साथ और 6 को 5 के साथ, तो बी की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? इसकी गिन लीजिए क्या है, 1 2 2 बटा टोटल कितना था? 36, 2 बटा 36 हो गया। ठीक है। अब हमें जो निकालना क्या है, यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे, ये एसएससी का क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा गया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और 11, ये और का मतलब प्लस होता है स्टूडेंट, ये जरूर याद रखेंगे। अगर यहाँ पे और लिख देगा ना, यहाँ पे और, तो और का मतलब होता है प्लस। और अगर यहाँ पे एंड लिख देता, यहाँ पे एंड, तो एंड का मतलब हो जाता है गुना। अगर यहाँ पे और लिख देगा तो और का मतलब प्लस हो जाएगा, और एंड लिख देगा तो एंड का मतलब गुना हो जाएगा। अभी बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और 11 कर रहा है आपसे। तो ए का मतलब है 7 होने की प्रायिकता, अब बी का मतलब है 11 आने की प्रायिकता हो गया। तो और है इसलिए हम प्लस दे दिए। अगर यहाँ पे एंड रहता तो हम यहाँ पे गुना का साइन देते। क्लियर हो गया? ए का 6/36, 2/6 कैलकुलेशन करेंगे, 2/9। क्वेश्चन बैंक से मैं ये भी गलत बनाया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ए का प्रोबेबिलिटी 1/4, बी का 1/3 और ए इंटरसेक्शन बी का है 1/2। ए का प्रोबेबिलिटी 1/4, बी का 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी का है 1/2। तो कह रहा है यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए कि जो दो ए और बी जो है ना, ये ए और बी ये इंडिपेंडेंट डिफेंड। एक अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है, जरूर ध्यान देंगे कैसे बना रहे हैं। तो क्या दिया गया है, तो ए का
1/4, बी का 1/3 और ए यूनियन बी 1/2। तीन चीज दिया गया है, ए का प्रोबेबिलिटी दिया गया है, बी का दिया गया है और यूनियन का दिया गया है। तो याद जरूर रखना है कि जब भी यूनियन का दिया गया हो तो आप इंटरसेक्शन का निकालना पड़ेगा। तो हमें इंटरसेक्शन का निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? तो इससे हेल्प लेंगे। ये जो है दिया गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1/2। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका कितना दिया गया था? 1/2 दिया गया, देख रहे हैं यहाँ पे ना। और ए का 1/4 और बी का 1/3 और ये हमें निकालना है। इसको बराबर के बाद लाएंगे, प्लस हो जाएगा 1/4 1/3 या 1/2 को बराबर के बाद ले जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे 1/12 आ गया। देखिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 1/12 आ गया। अब आप ऐसा करें कि ए का और बी को गुना करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप देखिए पहले एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आप लोग कि ए और बी जो है ना, ये ए और ये बी है, इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा? इंडिपेंडेंट कहलाएगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुने पी बी हो जाए। अर्थात पी ए या गुना पी बी अगर पी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाए, ए का प्रोबेबिलिटी गुनी बी का प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाए ए इंटरसेक्शन बी के प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ए और बी इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ए का प्रोबेबिलिटी या बी के प्रोबेबिलिटी को गुना करते हैं। गुना करने के बाद अगर ए इंटरसेक्शन बी के प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गया तो कह देंगे हाँ ये इंडिपेंडेंट है। तो पी ए गुने पी बी दोनों को गुना करें, ए का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बी का 1/3 है, गुना की 1/12 आ गया होगा ना, 1/12। और देखिए सेम टू सेम किसके बराबर आ गया? ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया। तो पी ए पी बी को गुना करेंगे, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया, इसलिए ए और बी इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में कई बार रिपीट की भी किया जा चुका है, 2014 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जैसे आप हम ऐसा किए कि हम अपने बैच में 3 स्टूडेंट को क्वेश्चन दिए। कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और 3 स्टूडेंट को दिए। तो पहला स्टूडेंट से बनने का चांस हमको लग रहा है कि 1/3 है, दूसरा से 1/4 है, तीसरा स्टूडेंट से 1/5 है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या चांस है कि वो जो स्टूडेंट, तीनों स्टूडेंट है, क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर 3 स्टूडेंट्स 1/3 1/4 1/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी विल बी सॉल्व। यानी कह रहा है कि क्या चांस है कि यह क्वेश्चन तीनों स्टूडेंट से सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ए, बी का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय बी, सी का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय सी। यानी ए का मतलब है कि देखिए ए जो ए स्टूडेंट है, इससे सॉल्व होने का प्रायिकता, बी से सॉल्व होने का प्रायिकता, सी से सॉल्व होने का प्रायिकता। तो ए से सॉल्व होने का देख लीजिए 1/3, बी से 1/4 और सी से 1/5। तो यहाँ से आप देख चुके हैं सबका वैल्यू। देखें ए से क्या था तो 1/4 है, बी से क्या था, सॉरी ए से 1/3 था, बी से 1/4 और सी से 1/5 था। तो ए से नहीं होने की प्रायिकता, ए से होने की प्रायिकता 1/3 है, तो नहीं होने का तो 1 - 1/3 निकल जाएगा ये। बी के होने की प्रायिकता 1/4 है, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा। सी के नहीं होने की प्रायिकता, सॉरी सी के होने की प्रायिकता 1/5 है, तो नहीं होने का तो 1 - 1/5 ये 4/5 हो जाएगा। तो ए के नहीं होने का, बी के नहीं होने का, सी के नहीं होने का। स्टूडेंट एक ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है एक बार फिर समझ लें कि 3 स्टूडेंट को दिया गया। तो पहला स्टूडेंट से बनने का क्या चांस है? 1/3। दूसरा से बनने का क्या चांस है? 1/4। तीसरा से बनने का 1/5। नहीं बनने का पहला से 2/3, दूसरा से ये, तीसरा से ये। यहाँ 3 स्टूडेंट है, अगर 5 स्टूडेंट दे देगा ना तो यहाँ पे आप क्या मान लेंगे? डी ई भी मान सकते हैं। 5 स्टूडेंट रहेगा तो ए बी सी डी ई, जैसे ये क्वेश्चन बता रहे हैं उस तरह से 5 स्टूडेंट वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो आप भी उसको ऐसे ही बनाएंगे, बस सीखेंगे कैसे बना रहे हैं। देखें यहाँ पे हम यहाँ पे जो समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि नॉट सॉल्व का मतलब कि इसकी क्या संभावना कि ये क्वेश्चन 3 स्टूडेंट से न बने। नॉट सॉल्व का मतलब इसकी क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है कि क्वेश्चन न ए से बना, न बी से, न सी से। देखें यहाँ पे ए नॉट का मतलब न ए से बना, एंड मतलब और, हिंदी में और को यहाँ इंटरसेक्शन के द्वारा सूचित किया जाता है, और का इंटरसेक्शन के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ए से नहीं होने का प्रायिकता, हम क्या क्वेश्चन करें कि इसकी क्या संभावना है कि क्वेश्चन तीनों से नहीं बने। तो ए से भी ना बने, और हिंदी वाला और बोल रहे, और बी से भी ना बने और सी से भी ना बने। ये नॉट ए मतलब नहीं बने, ए से ना बने, नॉट बी मतलब बी से नहीं बने, सी से नहीं बने। अब ये तीनों घटना एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो ये जो इंटरसेक्शन गुना में बदल जाएगा। याद रखेंगे थोड़ा सा, ये तीनों घटना जो एक दूसरे स्वतंत्र कैसे है। जैसे मान लें कि राम है और एक का नाम श्याम है,
एक क्वेश्चंस दिए हम दोनों को बनाने के लिए, अगर ये क्वेश्चन जो है राम से नहीं बना तो क्या ये श्याम से भी नहीं बनेगा? श्याम राम पर डिपेंड नहीं ना है कि राम से नहीं बनेगा तो श्याम से भी नहीं बनेगा, या राम से बन जाएगा तो श्याम से भी बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरिट पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसके पास ज्यादा मेरिट होगा तो ये बना लेगा, अगर इसके पास ज्यादा मेरिट होगा तो बन जाएगा। तो ये टेक्निक समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो है ना ये डिपेंड करेगा किसके पास कितना मेरिट है, यानी यह जो क्वेश्चन है एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे जितनी भी घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब गुना कर दीजिए, सबको इंटरसेक्शन गुना में बदल जाएगा। तो पी ए नॉट क्या दिया गया, 2/3, पीवी नॉट 3/4, पीसी नॉट 4/5, सब रख दीजिए, कैलकुलेशन करेंगे 2/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे नहीं होने का प्रायिकता हम लोग निकालें 2/5, तो होने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी के नहीं हो नॉट सॉल्व, यानी किसी भी स्टूडेंट से नहीं बनने की संभावना 2/5 है, तो होने की यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व तो 1 माइनस नहीं होने की 1 माइनस 2/5, कैलकुलेशन करेंगे 3/5 मिल जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर है क्या कि एक कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, यानी कि 52 कार्ड में से एक कार्ड कहीं गुम हो गया, खो गया, तो कितना बच जाएगा, 51 बच जाएगा। फ्रॉम रिमेनिंग जो बच गया यानी जो 51 रह गया, फोर फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। अब क्या करा, जो एक कार्ड 52 में से खो जाएगा तो कितना बचेगा, 51। उस 51 को कार्ड में से अब 2 कार्ड हम क्या ड्रॉ किए यानी निकाले, और दोनों कार्ड क्या निकल गया, डायमंड। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड बीइंग डायमंड। इसकी एक बार फिर से क्वेश्चन हमसे करा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, यानी खोया हुआ कार्ड जो है ना, एक कार्ड जो खो गया यहाँ पे 52 में से कार्ड खो गया, इसकी क्या संभावना है वह कार्ड डायमंड का था। स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे समझे कि टोटल जो है 52 कार्ड है, ठीक है। तो 52 में से हम कहेंगे डायमंड यानी कि ठिकरी, तो डायमंड की संख्या कितना होता है, 13। और नन डायमंड यानी बिना ठिकरी वाला, तो 52 में से 13 घटा दीजिए तो 39 हो जाएगा, ये बिना ठिकरी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या किए, कुछ मान लेते हैं, जैसे E1 का मतलब है कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, यानी कि खोया हुआ कार्ड डायमंड था। अब देखिए स्टूडेंट, 52 में से एक कार्ड अगर कोई खो जाएगा तो हमको पता नहीं रहेगा कि डायमंड का खोया ठिकरी का है कि कोई दूसरा है। हो सकता है कि ठिकरी का भी खो जाए, ये भी हो सकता है कि बिना ठिकरी वाला हो। तो हम मान लेते हैं पहली घटना कि खोया हुआ कार्ड ठिकरी है, और दूसरी घटना कि खोया हुआ कार्ड ठिकरी नहीं है, यानी ठिकरी का मतलब डायमंड हो गया, तो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, E2 का मतलब लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड हो गया, क्लियर। और उसके बाद एक घटना और हो जाता है, कौन सा, अगर हम एक कार्ड खो जाने के बाद दूसरी घटना है कि 2 कार्ड हम निकालते हैं, तो यहाँ पे ए का मतलब है कि बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, ये दूसरी घटना है। जब एक कार्ड खो जाता है, 51 को कार्ड हमारे पास बचता है, उस 51 कार्ड में से 2 कार्ड हम निकालेंगे, वो कार्ड क्या होना चाहिए, डायमंड। यही लिखें कि ए का मतलब है कि बोथ कार्ड्स आर डायमंड, ये मतलब जो 51 कार्ड है ना उसमें से 2 कार्ड जो निकालेंगे वो कौन सा निकलेगा, डायमंड निकलेगा। अब इसे आप अच्छा से समझे यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे E1 का मतलब क्या है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड, तो डायमंड खोने का चांस तो 13/52, यानी डायमंड की संख्या बटा टोटल, तो 13/52। और नॉन डायमंड, नॉट डायमंड, तो नॉट डायमंड तो 39/52 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ये जो लिखे है ना, इसका मतलब को एक बार आप समझ ले कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये जो लिखे हैं, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि अब हमारे पास कितना कार्ड हो गया, एक कार्ड खो चुका है तो 51 को कार्ड हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पे समझा रहे हैं, पहले ये समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि ए व्हेन E1 का मतलब क्या होता है, जो ऊपर में दिया गया है ना ये होगा, और ये जो नीचे में E1 दिया गया हो चुका है, यानी ए का प्रोबेबिलिटी ये होने वाला है और E1 हो चुका है। E1 का मतलब क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, E1 हो चुका है, यानी डायमंड वाला कार्ड हो चुका है। E1 हो चुका है, E1 का मतलब क्या है, डायमंड, तो डायमंड कार्ड खो चुका है। तो अगर हमारे पास 13 को डायमंड है और 13 को में से एक डायमंड कहीं खो जाएगा तो कितना बचेगा, 12, 12 बचेगा, और यहाँ पे तो 39 ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, 2 कार्ड निकालना है। तो आप जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड में एक साथ 2 कार्ड नहीं निकाला जाता है, बारी बारी से पहले एक निकालेंगे फिर इसके बाद दूसरा निकालेंगे। तो चलिए दोनों कार्ड हम लोग निकालते हैं। हमें दोनों कौन सा कार्ड निकालना है, देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा कार्ड निकालना है, डायमंड निकालना है।
दो कार्ड जो निकालना है ना, खो जाने के बाद यानी इसमें से एक डायमंड, दो एक साथ नहीं निकालेंगे, पहले एक डायमंड निकालते हैं। तो डायमंड कैसे निकालेंगे, एक डायमंड निकालने का, तो डायमंड की संख्या बटे टोटल संख्या, तो एक डायमंड निकालेंगे यानी 12/51 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए, एक डायमंड हम लोग इसमें से निकाल लिए, 12 डायमंड था, और एक डायमंड अगर निकाल आप लेंगे इसमें से, तो आपके पास कितना बच जाएगा, स्वाभाविक कहेंगे 11 बचेगा। तो यहां से भी कम जाएगा ना, ये टोटल मिला करके 39 + 12 = 51 है। और अगर 12 में से एक डायमंड निकल जाएगा तो यहाँ से भी कम हो जाएगा, नहीं को तो यहाँ कितना बचेगा, 50 को। अब दोबारा आपसे करें कि डायमंड फिर से निकालिए, तो डायमंड की संख्या बटे टोटल संख्या यानी 11/50, 11/50। तो ये भी समझ में आ गया होगा, ये हो गया एक सिचुएशन हो गया। ये सब समझाने के लिए स्टूडेंट, एक दूसरी संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि देखें, दूसरी संभावना ये है कि ये इस बार जो है ना, E2, E2 मतलब हो चुका है। E2 का मतलब क्या है कि नॉट डायमंड। भाई इस बार जो खोया हुआ कार्ड है ना, वो डायमंड नहीं है, यानी वो ठिकरी नहीं है, दूसरा कार्ड खो गया। तो देखिए इस बार कौन सा कार्ड खोया है, ठिकरी खोया है, नहीं ठिकरी है ही, तो 13 रहेगा। इस बार कौन सा कार्ड खोया है, दूसरा, तो 39 में से एक घटा देंगे, 48 बचेगा। इस बार ठिकरी खो गया था, तो एक संभावना बता दिए। इस बार कौन सा कार्ड खो गया है, तो E2, E2 का मतलब हो चुका है, और ए निकालना है। तो क्या हो चुका है, E2 का मतलब है क्या, देखिए नॉट डायमंड, यानी इस बार जो कार्ड खोया है वो डायमंड वाला नहीं है, यानी इस इसमें से खो गया है। तो 39, अब ये 38 से बचेगा ना, यहाँ पे कितना रहेगा, 13 रहेगा। ये 13 है, इसको सही से लिख देते हैं। देखें, अब हमें दो कार्ड निकालना है स्टूडेंट, दोनों कार्ड डायमंड निकालना है। ठीक है, देखिए ये जो सिचुएशन लिखे हैं एक बार फिर समझ ले। हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, सॉरी एक कार्ड खो चुका है। कौन सा कार्ड खो चुका है, नन डायमंड, तो बचेगा यहाँ पे 48। ठीक है, और डायमंड 13 का 13 ही रह जाएगा, ये 51। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें दो कार्ड निकालना है। तो पहला हम दोनों कौन सा कार्ड, दोनों डायमंड होना चाहिए। तो पहला डायमंड कैसे निकालेंगे, तो डायमंड की संख्या बटे टोटल संख्या 13/51 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और दूसरा क्या होता है, अगर हम एक डायमंड इसमें से निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12, यहाँ पे कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब देखिए फिर से, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और डायमंड निकालना था, डायमंड की संख्या बटे टोटल यानी 12/50 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप थ्योरिकल क्लास किए हुए, थ्योरी वाला क्लास किए हुए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है, खोया हुआ कार्ड डायमंड होना चाहिए। देखिए हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है उसको ऊपर में लिखेंगे। तो निकालना है कि देखिए भाई, खोया हुआ कार्ड डायमंड होना चाहिए। तो E1 का मतलब डायमंड है, और E2 का मतलब नॉट डायमंड है। तो खोया हुआ कार्ड डायमंड होना चाहिए जब हम दोनों कार्ड क्या निकाले हैं, डायमंड निकाले हैं, ये निकालना है हमें। यानी हमें E1 का मतलब कि हमें डायमंड की प्रायिकता निकालना है जब दोनों कार्ड हम क्या निकाले, डायमंड है, ये निकालने। थोड़ा सा याद कर लेंगे टेक्निक क्या होता है, फॉर्मूला इसका बनाना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी ई व्हेन ए है ना, तो ए व्हेन ई यानी पलट देंगे इसको, ए व्हेन ई अगुने पी हो जाएगा, अब बटन टोटल हो जाएगा। यानी ये जो ऊपर में लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2। हम ये क्वेश्चन ऐसे बैच में बता चुके हैं, आपको बस एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े तो इस क्वेश्चन को जरूर इग्नोर कर देंगे, इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे। तब अगर आप एक बार पढ़े प्रोबेबिलिटी तो निश्चित रूप से इसका प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे सबका मान, इसका मान अब देख करके यहाँ पे हम रख दिए सबका वैल्यू। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये सीख लिया यहाँ पे। तो कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस नहीं, थोड़ा सा हम इसको छोटा और करते हैं। चलिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे क्या, आप देख रहे हैं, देखिए कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग इसका। ऊपर में ऐसे ही रहने देते हैं, क्या है, 12/51 गुने 11/50 गुने 13/52 है। ठीक है, और नीचे में हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, देखिए 12 या ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं 12, 12 इसमें भी है, 11, 11 नहीं है, 11 नहीं कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 है। तो ऊपर से हम ले लेंगे एक 12, एक 13 कॉमन ले लेंगे। नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे, 51, 51 तो है, 50, 50 भी है, 52, 52 भी है, ये कॉमन ले लेते हैं। यानी ऊपर से क्या क्या, एक 12 और 13 कॉमन ले लेते हैं, 12 और 13, और नीचे से कॉमन क्या ले लेंगे, 51 गुने 50 गुने 52। तो क्या बच जाएगा, नीचे में 11 बच जाएगा, अब प्लस क्या बच जाएगा, 39 बच जाएगा। अब देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें, 51, 51, 50, 50, 52, 52, 12, 12, 13, 13, ऊपर में क्या बच जाएगा, 11, इस दोनों को जोड़ेंगे, 9 1 39, और प्लस 39 11 क्या हो जाएगा,
50 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है क्या स्टूडेंट, एक रेंडम वेरिएबल का टेबल है। ये 2009 और 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक्स यानी इसे रेंडम वेरिएबल कहा जाता है, और पी एक्स को उसका प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। यानी ये टेबल दिया गया है, तो इस टेबल से देख करके आपको ए का मान और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 का मान निकालना है। पहली बात तो इस टाइप का भी टेबल रहेगा, तो बनाने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहला ये जो पी एक्स दिया गया है ना, ये फॉर्मूला लिख लेंगे सिग्मा पी एक्स बराबर 1। यानी सिग्मा पी एक्स का मतलब क्या होता है कि सब कुछ जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 7 को, यानी इस सबको जब हम जोड़ेंगे तो सबका जोड़ है 1 के बराबर हो जाएगा। यानी ए प्लस 3 a + 5 लास्ट में कहाँ तक 17 तक जोड़े हैं, सबका जोड़ जो है इस सभी का जोड़ 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। यानी सिग्मा पी एक्स बराबर 1 का मतलब इस सभी का जोड़ 1 के बराबर हो जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे आप 81 हो जाएगा। 81 ए, तो ए बराबर 1/81 हो गया। अब जो है यहाँ पे इसका मान निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें किसका वैल्यू निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। यानी वह रैंडम वेरिएबल जो या तो 3 या 3 से छोटा, देखिए ऊपर वाले को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, जो कि या तो 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। 3 या 3 से छोटा ये रैंडम वेरिएबल होगा ना। 3 या 3 से छोटा, देखिए 3 या 3 से छोटा एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल, तो वह रैंडम वेरिएबल जो 3 या 3 से छोटा हो, तो 3 या 3 छोटा, एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी पी मतलब प्रायिकता, तो 0 1 2 3 का प्रायिकता ए हो जाएगा, +3a +5a +7a लिख लिए। सबको जोड़ देंगे 16a, और ए का मान क्या निकला, 1/81 निकला है। तो 16/81 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं। अगर मान ले आपसे ये क्वेश्चन कर दिया, किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते इसी में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3 कर दिया, तब क्या करेंगे। यानी 3 से छोटा, तो 3 से छोटा मतलब 3 नहीं, 3 से छोटा, तब 0 1 2 लेना पड़ेगा। तो 0 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा 3a +5a। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9a, 9, और a का मान कितना हो जाएगा 16/81। सॉरी 1/81 है ना, a का मान है 1/81। तो कैंसिल करेंगे 9, यानी 1/9 हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बन जाएगा। या मान लें एक क्वेश्चन हम इसमें एक्स्ट्रा कर देते हैं यहाँ पे, कि प्रोबेबिलिटी आपसे बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 6 कर दिया हुआ है, यानी 6 से बड़ा। तो 6 से बड़ा, ग्रेट बड़ा, तो 6 से बड़ा क्या हो जाएगा, 7 होगा, 8 होगा। तो 7 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 15a अब +17a, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 30, 30 2 32 हो जाएगा, 32a हो गया। और a का मान कितना दिया गया है 1/81। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि ये भी बोर्ड में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप समझें कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक बार फिर से समझेंगे इसे। फाइंड मीन एंड वेरिएंस, मीन और वेरिएंस निकालना है। नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस, 2 टॉस हो रहा है, तो 2 टॉस में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, या तो पहले से जानते हैं। एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड। ठीक है। एक चीज हम बता दें कि अगर एक बार टॉस करेंगे तो रैंडम वेरिएबल कितना हो जाएगा एक टॉस के लिए, तो एक टॉस के लिए याद होगा कि 0 या 1 होगा। 2 टॉस के लिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है, 2 टॉस के लिए रैंडम वेरिएबल, 2 टॉस के लिए 0 1 या 2 होगा। 3 टॉस के लिए रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा 0 1 2 3 तक हो जाएगा। यहाँ पर कितना टॉस है, 2 टॉस है, तो 2 टॉस के लिए रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा 0 1 2, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा से समझ लेना है। इसका मतलब होता है x बराबर 0, एक्स बराबर 0 यानी कि जिसमें x का मतलब क्या है, पहले ये समझे, हेड की संख्या। x का मतलब हेड की संख्या, तो जिसमें हेड 0 हो, यानी एक भी हेड नहीं हो। देखिए इसमें किसमें एक भी हेड नहीं है, यहाँ पर है, तो इसकी संख्या 1 हो गया, 1 बटा टोटल 4 हो गया। x बराबर 1, जिसमें हेड की संख्या 1 है, तो एक तो ये हो गया, एक ये जिसमें हेड की संख्या 1 है। x बराबर 1, x का मतलब हेड हो गया, तो हेड की संख्या कितनी होनी चाहिए 1, तो हेड की संख्या 1 इस दोनों में है, तो 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया। x बराबर 2, हेड की संख्या 2, तो ये है, तो 1 टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे। ये प्रोडक्ट टेबल कैसे बनाएंगे, देखें यहाँ पे, अभी जस्ट बनाएंगे।
एक्स यहाँ पे पी एक्स लिख लेंगे। एक्स बराबर क्या क्या है दिया हुआ 0 1 2, तो 0 1 2 और पी एक्स तो जीरो में कितना निकला है 1/4, तो जीरो में 1/4, वन में क्या निकला है 1/2, 1/1/2 निकला है, टू में 1/4 निकला है। अब आप क्या करेंगे, मीन का मतलब क्या होता है ये समझ लें। मीन का मतलब क्या होता है, इस टेबल को पहले लाते सामने में, देखिए आप इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जो समझ में आएगा। देखिए मीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इस एक्स को पी एक्स को गुना करके जोड़ दीजिए, यानी 0 × 1/4, क्या बोल रहे हैं 0 × 1/4, 1 × 1/2 और 2 × 1/4 सबको जोड़ दीजिए तो ये वन आ जाएगा। मीन हो क्या, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, इस एक्स का स्क्वायर करके पी के साथ गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर गुने पी एक्स, और लास्ट में मीन का स्क्वायर घटा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर पी एक्स और मीन स्क्वायर हटा देंगे। तो 0 का स्क्वायर गुने 1/4, 1 का स्क्वायर गुने 1/2, 2 का स्क्वायर गुने 1/2 हो गया यहाँ पे, लास्ट में 1 का स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर घटा देंगे। मीन कितना निकला है अभी 1 निकला है, तो 1 का स्क्वायर घटा देंगे। कैलकुलेशन करेंगे ये तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा।